बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि होली के दौरान मुसलमानों को घर में बंद रहने की नसीहत देने वाले विधायक बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये धरती सभी धर्म के लोगों के लिए है और सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के समर्थन में तेजस्वी के खड़ा होने पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सनातन के संतानों को डराने और फिर उपेक्षित करने का अधिकार संविधान को भी नहीं है। या अगर दूसरे धर्म की रक्षा के लिए आधा दर्जन लोग खड़े होते हैं, जब सनातन की रक्षा के लिए लोग जब आवाज उठाते हैं तो फिर ये उनके विरोध में क्यों नजर आते हैं। सनातन पर जब लोग प्रश्न उठाते हैं तो फिर उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जब ये कायरता है या फिर वोट की लालच में अपने धर्म को बेचने की रणनीति है। दोस्तों शिक्षा विभाग ने डंडा चलाया है। आपको बता दो कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ दिनों से मिड डे मील में छात्रों को मिलने वाले अंडे वितरण को लेकर के कई गड़बड़ियां सामने आई है। जहां ऐसी शिकायतें भी सामने आई थी कि बच्चों को अंडा नहीं दिया जाता है। इसी बीच मंगलवार को शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए मिड डे मील में हर शुक्रवार को खाने में मिलने वाले अंडे वितरण पर रोक लगा दी है। यानी कि अब स्कूल के बच्चों को अंडा नहीं मिलेगा, जो कि हर शुक्रवार को स्कूली बच्चों को दिया जाता था। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जहां छात्रों को मिलने वाले अंडा वितरण पर रोक लगाने को लेकर के शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय शाहिला ने बताया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को MDM योजना के तहत शुक्रवार के निर्धारित मेनू के अलावा एक उबला अंडा एवं शाकाहारी बच्चों को मौसमी फल, सेब या केला दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में केंद्रीय पशुपालन और फिर डेयरी मंत्रालय ने बिहार समेत सभी राज्यों को बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। इस संबंध में सावधानी बरतने के लिए अंडा, मुर्गा, मांस इत्यादि के सेवन से बच्चे एवं उनके उपाय के लिए समाचार पत्रों और फिर अन्य माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। दोस्तों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बिहार हिंदू राज्य है, देश हिंदू राष्ट्र है, जब पूरे तरीके से भी बनेगा। 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का विभाजन हुआ तो फिर मुस्लिमों को पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर बिहार में पदयात्रा करेंगे तो बीजेपी समर्थन करेगी। सनातन को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठेगा बीजेपी उसका समर्थन करेगी। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संसद में कानून भी आएगा। जब प्रशांत किशोर और राबड़ी देवी बस समय का इंतजार करें, उनके मन में जो है वो होगा। वहीं पर हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी के प्रधान महासचिव एवं विधायक रणविजय साहू ने कहा है कि ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, ये लोग बिहार को बांटना चाहते हैं, पद यात्रा नहीं करने देंगे। दंगा फैलाने की इजाजत किसी को नहीं है। जब यहाँ पर रोजगार मुद्दा है, बीजेपी ने कहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संसद में कानून आएगा। जब इस पर कहा है कि वे लोग हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पर ही राजनीति करते हैं। दोस्तों परसों भोजपुर आरा में हुए 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट और बिहार में अपराध की बढ़ रही घटनाओं पर बिहार विधान परिषद के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। आरजेडी के विधान परिषद सदस्यों का कहना है कि अगर यही राम राज्य है तो फिर ऐसा राम राज्य बिहार की जनता को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि बताइए, बिहार में 25-25 करोड़ की लूट एक दिन में हो रही है। हर दिन अखबार अपराध की घटनाओं से भरी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि अपराधी दिन दहाड़े लूट, हत्या, डकैती कर रहे हैं, लेकिन सरकार राम राज्य की बात करती है। या इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर आरा में हुई लूट की घटना का वीडियो शेयर करते हुए नीतीश सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि शोरूम लूट का मंगलमय वीडियो, प्रतिदिन बिहार में सैकड़ों राउंड गोलियां चलती है, सत्ता संरक्षित औसतन प्रतिमाह सैकड़ों हत्याएं होती है, लूटपाट, छिनतई, चोरी, अपहरण और फिर लड़कियों के साथ गलत काम किया जाता है। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बाकी मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। प्रशासनिक अराजकता चहुं ओर फैल चुकी है। भ्रष्टाचारी और फिर गुंडे
सरकार चला रहे हैं। आप स्वयं तथा परिजनों का ख्याल रखें। व्यापारी वर्ग कृपया अपने जान माल की स्वयं रक्षा करें। इस भ्रष्ट, अवैध और फिर निकम्मी सरकार से कोई भी उम्मीद रखना स्वयं को नुकसान एवं धोखे में रखना समान है। दोस्तों, बिहार विधानसभा का बजट सत्र अभी जारी है। हाल ही में बिहार का बजट पेश हुआ है। इस बार के बजट में शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। इसी बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि गर्मी की छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लास चलाने की योजना को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया है कि बिहार में 50 केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति है। इनमें से 52 केंद्रीय विद्यालयों को जमीन की आवश्यकता है। बिहार सरकार इन 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को फ्री जमीन उपलब्ध कराएगी ताकि उनकी जल्द से जल्द स्थापना पूरी हो सके। उन्होंने आगे कहा है कि कक्षा 6, 7 और फिर 8 की पढ़ाई कराने वाले राज्य के बिहार के 29,000 मध्य विद्यालय में वर्तमान वित्तीय वर्ष से ही कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए इन स्कूलों को डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ संबंधित शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है। दोस्तों, बिहार के आरा में तनिष्क शोरूम में हुए लूटकांड के मामले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बिहार में अपराधियों के मंसूबे देख करके यही लगता है कि किसी दिन सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले सीएम हाउस मुख्यमंत्री आवास में न घुस जाए और सीएम नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाए। सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने आरा लूटकांड पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार 2 पोस्ट किए। इसमें उन्होंने लिखा है कि जिला मुख्यालय आरा के भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े 20 से 25 मिनट तक इत्मीनान से ज्वेलरी के शोरूम में करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया गया। ऐसा नीतीश के सत्ता में आने से पहले नहीं होता था। उन्होंने कहा है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। नीतीश कुमार चाहे जितना बिहार में कानून व्यवस्था का झूठा ढिंडोरा पीट ले, सच तो यह है कि सुशासन के दावे का ढोल फट चुका है। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने कुर्सी से चिपके रहने की मजबूरी में बिहार को अपराधियों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। इससे पूरा प्रदेश अपराधियों के आगे नतमस्तक है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का होली के दिन मुसलमानों से घरों से नहीं निकलने की अपील ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इससे बीजेपी विधायक के होली वाले बयान पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने हमला किया है। इसके बाद अब यूपी में भी इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रवि किशन ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि हम समझते हैं कि बिहार में चुनाव है, इतने सालों से होली होती है, जब तब कुछ नहीं हुआ, जहाँ सब कुछ प्रेम से चल रहा है। जो भी गड़बड़ी बातें होती है वो विरोधी पक्ष द्वारा होती है। जब बिहार में चुनाव और फिर उन्हें पता है कि बिहार में उनकी बहुत बुरी स्थिति होगी, वहाँ पर भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना रही है। या दूसरी तरफ बिहार में राजद ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई करने और फिर सदन में माफी मांगने की मांग कर दी है। जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बीजेपी विधायक की होली के बयान पर पूरी बीजेपी पार्टी को संस्कारहीन बताते हुए कहा है कि सभी मनुष्यों का खून बराबर होता है, भगवान सबको जन्म देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कार विहीन हो गए हैं, इसलिए इस तरीके की बातें बोलते हैं। देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता किस तरीके का बयान दे रहे हैं। हिंदू घर से बाहर निकलेंगे और मुस्लिम घर में क्यों बंद रहेंगे? मुसलमान ने क्या बिगाड़ा है? उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार थी तो फिर सभी धर्मों और फिर सभी जातियों के लोग एक साथ मिलकर के रहते थे, जब सबके लिए बराबर काम किया जाता था। हिंदू हो या फिर मुस्लिम, सभी लोग एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शामिल होते थे। हम लोग मजार पर जाते हैं तो फिर वे लोग भी दीपावली में और फिर होली में हमारे साथ घर आते हैं। दोस्तों, बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब न केवल छोटे दुकानदार बल्कि ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम भी उनके निशाने पर आ गए हैं। जहां हाल ही में भोजपुर के आरा, सारण के शाहजितपुर और पूर्णिया में हुई लगातार लूट की घटनाओं ने प्रदेश की यानी कि बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भोजपुर की आरा स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 10 मार्च 2025 सोमवार को हुए लूटकांड ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। जब पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार लूट को अंजाम देने के बाद अपराधी डोरीगंज के रास्ते छपरा की ओर भाग रहे थे। जहां लूट के 2 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई करके बरहाड़ा थाना पुलिस ने बबूरा छोटी पुल के पास उन्हें रोकने की कोशिश की। 3 बाइक पर सवार 6 अपराधियों में से एक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में 2 अपराधी घायल हो गए। जब उनकी पहचान सारण जिले के दिगवारा निवासी विशाल गुप्ता
और फिर सेमरा गांव सोनोर के प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। जब दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 3 झोले में ज्वेलरी बरामद हुए हैं। दोस्तों, बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। इस फैसले के बाद गया जिला में स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, मेडिकल उपकरण, फर्नीचर और हैंडलूम जैसे उद्योगों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। जहाँ आईएमसी गया 1670 एकड़ में फैला बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। इस परियोजना की लागत 1339 करोड़ रुपये है, जिसमें से 462 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए गए हैं। जहाँ उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि ये परियोजना बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी और फिर बिहार में औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत होगी। इस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि आईएमसी में 9 बड़े उद्योग लगाने की अनुमति दी गई है। इनमें कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल और फिर ऑटो पार्ट्स निर्माण, स्टील आधारित उत्पाद निर्माण, कई सारे और भी बहुत सारे उद्योग स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने ऐसी बातें कर दी है जिससे राजद और फिर कांग्रेस के नेताओं में गहरा गुस्सा है और बीजेपी एनडीए के नेता मजे ले रहे हैं। जब पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में सीएम मटेरियल एक ही है और वह है पप्पू यादव। जब मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण मुझ में मौजूद हैं। पप्पू यादव ने अपने वे गुण भी गिनाए हैं जिनकी वजह से वे सीएम मटेरियल हैं। जब पहला गुण, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। दूसरा गुण, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, सबकी मदद करने जाता हूँ। तीसरा गुण, मेरे से ज्यादा संघर्ष कौन करता है। चौथा गुण, जात पात नहीं करता हूँ, जी हिंदू मुस्लिम भी नहीं करता हूँ। और 5वां गुण की सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूँ और चुनाव के समय गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता और फिर 5 साल लोगों की जिंदगी मदद के लिए खड़ा रहता हूं। हालांकि अपने गुणों के बखान के साथ साथ पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से बेहतर सीएम बिहार में कोई नहीं है। जब नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी की बिहार में कोई भी बात नहीं कर सकता। जब बिहार में नीतीश कुमार के बगैर एनडीए में कोई दम नहीं है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, वह गलत कह रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया है, उनकी उम्र हो गई है और अब उम्र अपना असर दिखा रही है। लेकिन बीजेपी से लेकर के उनकी पार्टी जदयू के नेता तक सब मजे ले रहे हैं। नीतीश कुमार को डॉक्टरों की टीम की ज़रूरत है, उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का ख्याल उनका बेटा ही रख सकता है। दोस्तों, बिहार में 4 दशकों से सत्ता से वनवास झेल रही कांग्रेस राजद की अनुयायी बन गई है। ऐसे में कांग्रेस अब फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। इसीलिए चुनावी साल में कांग्रेस ने अपने युवा नेता कन्हैया कुमार को बिहार के सियासी मैदान में उतारने की योजना बनाई है। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में राजद नेता तेजस्वी यादव के मुद्दे को राजनीतिक धार देते हुए नजर आएंगे, जबकि जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर कांग्रेस को आत्मनिर्भर बनाने की राजनीतिक राह पर हैं। जब कांग्रेस की ये यात्रा 16 मार्च से शुरू होकर के 14 अप्रैल तक चलेगी। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस बेरोजगारी और फिर पलायन के मुद्दे पर बिहार में मार्च शुरू करने जा रही है। जब पश्चिमी चंपारण के भितरवा से शुरू हुई इस यात्रा को नौकरी दो पलायन रोको नाम दिया गया है। जब बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरो ने कहा कि कांग्रेस की पदयात्रा पलायन और फिर नौकरी के मुद्दे पर है। जो भी इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेगा वह बिहार सरकार की मदद करेगा। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि युवा कांग्रेस और फिर एनएसयूआई की बैठक में बिहार के सबसे दर्दनाक पहलू को लेकर के पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। यह कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि कांग्रेस 16 मार्च को अपना बिहार दौरा उसी जगह से शुरू करने जा रही है जहां से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। जब कांग्रेस की यह यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होकर के पटना में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस मुख्य रूप से शिक्षा, रोजगार और फिर पलायन के मुद्दे उठाएगी। बिहार और फिर यहाँ के लोग शिक्षा, चिकित्सा और फिर पैसे कमाने के लिए बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में खाली पड़े पदों को समय पर नहीं भरा जा रहा है। आज भी बिहार के छात्र युवा बीपीएससी से जुड़े हुए मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, वीआईपी पार्टी की एक बैठक हुई है। इस बैठक में वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा संगठन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। इस साल हम सभी के लिए अग्नि परीक्षा है। इस साल आने वाले चुनाव हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से 2025 की लड़ाई को लेकर के सभी लोग इस बैठक में अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। सभी बातों पर चर्चा की जाएगी और फिर
सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गलतियां हमसे भी हो सकती है और आपसे भी, लेकिन उससे आगे बढ़ करके हमें नए सिरे से संघर्ष करने के लिए विचार करना होगा और फिर हमें लक्ष्य भी प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा है कि सही अर्थों में हमारी पार्टी की नीति और फिर प्राथमिकता गरीबों का कल्याण रही है। ये पार्टी गरीबों की आवाज़ बनने वाली पार्टी है। हमें बाबा साहेब के सपनों को पूरा करना है, जिसमें समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। आज राजनीति में काफ़ी बदलाव आया है, हमें भी अन्य दलों से मुकाबला करने के लिए वैसे ही बदलाव लाना होगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार बात कर रहे हैं। वह बिहार के गोपालगंज आए तो फिर यही बात कह करके गए, जब उनके बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। विरोधी दल आरजेडी की ओर से अब एक विवादित बयान सामने आया है, जहां आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर हिंदू नहीं है। आरजेडी विधायक ने कहा कि पहले वे यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू हो जाएं, या अगर वे हिंदू रहते तो फिर हमेशा हिंदू की रट नहीं लगाते। आरजेडी विधायक के इस बयान के बाद से सियासी पारा और चढ़ सकता है। लगातार बाबा को लेकर के आरजेडी की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उधर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कह दिया है कि सनातन को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठेगा बीजेपी उसका समर्थन करेगी। दूसरी ओर एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार हिंदू राज्य नहीं है। हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि कहा जाता है कि सुशासन का राज है। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान गए, ये बीजेपी की शब्द वालियों को निकाल दीजिए तो फिर बीजेपी तरफ कर मर जाएंगे। वहीं पर उन्होंने बचौल की गिरफ्तारी की भी मांग कर दी है। अख्तरुल इमान ने बाबा बागेश्वर की होने वाली पदयात्रा और फिर बीजेपी के बयान पर कहा कि ये लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं। बीजेपी दंगा करा करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है। उधर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने कहा है कि बीजेपी विधायक बचौल जेल जाएंगे। उन्माद फैलाने के लिए नीतीश राज में लाल कोठरी का रास्ता तैयार रहता है। बिना नाम लिया अश्विनी चौबे के बेटे के बारे में कहा कि ये केंद्रीय मंत्री के पुत्र जेल गए थे। बाबा बागेश्वर की होने वाली पदयात्रा पर कहा कि नियम कानून का उल्लंघन करेंगे तो फिर जेल जाएंगे। पहले भी कई बाबा जेल गए हैं। बागेश्वर की पोल जल्द खुलने वाली है। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा बिहार में 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया है, जिसमें विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए 7,289 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति शामिल है। यह कदम बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने, सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने और फिर एक समावेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जहाँ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में इस बारे में जानकारी दी है और बताया है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को इस संबंध में अधियाचना भेज दी गई है और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जब बिहार में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर के सरकार की ये पहल अत्यंत सराहनीय है। जब विशेष शिक्षकों की नियुक्ति से दिव्यांग बच्चों के लिए एक सुरक्षित और फिर समर्पित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित होगा। ये कदम केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज में समानता और फिर समावेशन के महत्व को भी स्थापित करेगा। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक न केवल उन्हें पाठ्यक्रम के हिसाब से शिक्षा देंगे, बल्कि उनके मानसिक और फिर शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक सहायक कार्य करेंगे। दोस्तों, बिहार में होली के त्यौहार को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी विनय कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है कि सभी जिलों में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इन बैठकों का उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और फिर सभी समुदायों को अपने अपने त्यौहार मनाने के लिए प्रेरित करना है। डीजीपी विनय कुमार ने जुमा की नमाज को लेकर की भी कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर की है। उन्होंने कहा है कि जुमा का नमाज हर सप्ताह होता है और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस दिन सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। उन्होंने ये भी बताया है कि नमाज के दौरान कोई भी प्रदर्शन नहीं होता, इसलिए सभी लोग मिलकर के अपना त्यौहार मनाएंगे। डीजीपी ने जनता से अपील की है कि वे होली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन नशा का सेवन ना करें और किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों से बचें जो कि विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार के विवाद या फिर हिंसा से बचा जा सके। बिहार के विभिन्न जिलों में शांति समिति की बैठकें आयोजित हो रही है, जिसमें स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों और फिर समुदाय के सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। इन बैठकों में लोगों से अपील की जा रही है कि वे एक दूसरे का सम्मान करें और जबरदस्ती रंग ना डालें। पुलिस प्रशासन ने ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए।
दोस्तों, बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक पटना, भागलपुर और फिर जहानाबाद में इसके मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय पशुपालन और फिर डेयरी मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है और प्रभावित क्षेत्रों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। जब पशुपालन विभाग की टीमें लगातार सैंपल जांच और फिर फार्म सैनिटाइजेशन में जुटी है। बर्ड फ्लू से प्रभावित मुर्गी या फिर अन्य पक्षियों के सीधे संपर्क में आने से ये मनुष्य के लिए भी घातक हो सकता है। जहाँ संक्रमण के 3 से 5 दिनों के बाद लक्षण उभरते हैं, जिसमें तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, पेट दर्द और फिर नाक मसूड़े से खून आना शामिल है। इस साल बिहार में बर्ड फ्लू का पहला मामला जहानाबाद में एक कौवे की मौत से सामने आया। उसके बाद पटना के ICMR परिसर और फिर भागलपुर में मुर्गियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद बिहार पशु विज्ञान महाविद्यालय में मुर्गियों को मार करके सुरक्षित दफना दिया गया। आपको बता दें कि बिहार में लगभग हर साल बर्ड फ्लू के मामले दर्ज होते हैं। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान पटना के कंकरबाग में मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाया गया था, जबकि मुंगेर में इस संक्रमण के कारण हजारों मुर्गियों को नष्ट कर दिया गया था। तो ऐसे में अगर आप भी मुर्गी खाने के शौकीन हैं, चिकन खाने के शौकीन हैं, तो आप समझ जाइए, होशियार हो जाइए, नहीं तो ये शौक आप पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अब अपनी इच्छा से ट्रांसफर पोस्टिंग पा सकेंगे। इस पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर रिक्तियां एवं सरप्लस शिक्षकों का ब्यौरा 12 मार्च तक ई शिक्षा कोष पर अपलोड करने को कहा गया है, जिसके बाद इसे अपडेट करके इसका अनुमोदन कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चलाना शुरू हो जाएगा। एक बार शुरू हो जाने पर फिर इसमें संशोधन की कोई भी संभावना नहीं है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट भी लिए जाएंगे। इस बारे में सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चूंकि एक बार सॉफ्टवेयर चलाए जाने पर उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है, इसलिए अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ई शिक्षा कोष पर सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या, उनका नाम एवं अन्य जरूरी विवरण सही तरीके से अपलोड करवाया जाए। गलती होने पर सख्ती का सामना करना पड़ेगा और फिर भविष्य में उसमें बदलाव भी मुश्किल है। इसका नुकसान भी शिक्षकों को ही झेलना पड़ेगा। दोस्तों, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार में 19,838 पदों पर बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू करेगा। इस बार महिला अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। इसमें 6,017 पद केवल महिलाओं के लिए चिन्हित किए गए हैं। अभ्यर्थी 18 अप्रैल 2025 तक पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। 10वीं स्तर की लिखित परीक्षा क्वालिफाई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होगा। चयन की मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की होगी। वहीं पर सिपाही की पद के लिए 18 अप्रैल 2025 तक इंटरमीडिएट यानी कि +2 पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार के मदरसा बोर्ड से मौलवी प्रमाण पत्र पाने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। जब बिहार संस्कृत बोर्ड से शास्त्र या फिर आचार्य का प्रमाण पत्र पाने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता रखने वाले भी सिपाही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के किसानों पर नीतीश सरकार मेहरबान हो चुकी है। जहां बिहार सरकार ने नीलगायों द्वारा नष्ट की गई फसलों के लिए मुआवजा देने का वादा किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने विधानसभा में घोषणा की है। मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार ने नीलगायों के हमले से फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने का फैसला किया है। इसके तहत प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार ने नीलगाय के हमले से गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों की सहायता करने का भी फैसला किया है। नीलगाय के हमले से अगर किसी किसान की जान चली जाती है तो फिर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि गंभीर रूप से घायलों को 1,44,000 रुपये और फिर मामूली रूप से घायलों को 24,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। दोस्तों, बिहार में चुनाव को देखते हुए सियासी पारा चढ़ चुका है। पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ये आलोचना एनडीए से उनके मोहभंग होने के बाद आई है। पशुपति पारस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार पिछले 2 दशकों से अप्रभावी शासन से पीड़ित है। इस दौरान एक भी कारखाना नहीं लगा है। बिहार राज्य में बेरोजगारी और फिर भ्रष्टाचार चरम पर है। पशुपति पारस ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में
एक महिला के साथ मारपीट की गई, उनके पैर में कील ठोंकी गई। इस बार किसी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। ये बिगड़े कानून व्यवस्था का संकेत है। इस घटना के संबंध में किसी भी मंत्री या फिर अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की है। ये प्रशासन की विफलता का संकेत है। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों द्वारा किए जा रहे हाई प्रोफाइल राजनीतिक प्रचार की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। आप यानी कि अमित शाह कितना डेरा डाल सकते हैं, जनता ही मालिक है, जनता ही सर्वोच्च है। उन्होंने एक कहावत भी सुनाया। उन्होंने कहा है कि कहावत है कि कुर्सी पर बैठा व्यक्ति चौकीदार होता है और जमीन पर बैठा व्यक्ति जमींदार होता है। उनके एक वोट से देश में लोकतंत्र व्यवस्था और फिर मौलिक अधिकार सुरक्षित है। दोस्तों, बिहार में बीते सोमवार को अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। आरा के तनिष्क शोरूम में 10 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने कुछ ही मिनट में 25 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात लूट लिए। इस घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने सदन में भी इस मामले को लेकर के उठाया और जमकर के हंगामा किया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और फिर अन्य राज्य पार्षदों ने जमकर के बवाल काटा। वहीं पर विपक्ष के सवालों का खुद सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में बताया है कि वे बिहार में जब भी आपराधिक घटनाएं घटती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। दरअसल सदन में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के विपक्षियों ने परिषद में हंगामा किया। आरा के तनिष्क शोरूम लूट सहित अन्य घटनाओं पर पार्षद ने सवाल उठाया है। इसके जवाब देने के लिए सीएम नीतीश कुमार खड़ा हुए और फिर कहा है कि प्रदेश में किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता है। अभी जानबूझकर के पता नहीं क्यों ऐसे गड़बड़ करता रहता है। हम लोग तो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, जरा सा भी कुछ होता है तो फिर देख के एक्शन लेते हैं। हमको भी जब भी पता चलता है हम उसको खुद देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को घेरते हुए कहा है कि हम तो कहेंगे कि जिसको जो करना है अपने हिसाब से करें, लेकिन ये ठीक चीज़ नहीं है। बिना मतलब का ये क्यों करना है, इस पर सबको देखना चाहिए। हमको तत्काल जहाँ भी नज़र आता है तुरंत एक्शन लेते हैं, उसी समय काम होता है। दोस्तों, सरकारी विभाग में हिंदी और फिर अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी कामकाज को सुगम और सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जब सरकार अब विभागों के कर्मचारियों और फिर अधिकारियों के उर्दू की ट्रेनिंग देगी ताकि उर्दू में भी सरकारी काम हो सके। जब उर्दू सीखने के लिए 8 अप्रैल से प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत होगी। जब सरकार ने अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों से जुड़े हुए लोगों को उर्दू सीखना होगा। नीतीश सरकार के कैबिनेट सचिवालय ने सरकारी कर्मियों अधिकारियों के साथ साथ साहित्य, वकालत, शिक्षा, समाज सेवा, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों को उर्दू सीखने के लिए आह्वान किया है। 8 अप्रैल से प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी। 70 दिनों तक रोजाना 2 घंटे उर्दू भाषा सिखाई जाएगी। दोस्तों, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार को हिंदू राष्ट्र का केंद्र बताया था और कहा था कि पहला हिंदू राज्य बिहार बनेगा। जहाँ उनके इस आह्वान पर रामानुज जी, आचार्य निर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष मुरलीदास जी मेहरा, राम जानकी मठ के महंत सह हनुमंत कथा के आयोजक हेमकांत शरण देवाचार्य और जगत गुरु भद्राचार्य रामानंद वृंदावन के संत ने इस बात का खुला समर्थन कर दिया था। जहाँ संतों के समर्थन के साथ ही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सपोर्ट किया। हालांकि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात पर आरजेडी विधायक बिफर गए और उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ऐसा पागल का बयान चलाइएगा तो काम चलेगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये लोग आज़ादी की लड़ाई में कहाँ थे? बिहार में चुनाव है, ये चेला चटिया लोग हैं तो फिर आएगा ही। वहीं पर कांग्रेस ने भी कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, जब सब लोगों की ये धरती है, जब कोई भी इस तरीके की बात करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब वहीं पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि बिहार क्या, ये देश ही हिंदू देश नहीं है, जब यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, पहले तो संविधान में परिवर्तन करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार के गोपालगंज में हनुमंत कथा करने आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विवादित बयान दिया है। हिंदुओं को लेकर के विवादित बयान दिया है, मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान दिया है। यानी कि वे विवादित बयान देने के लिए ही बिहार आए थे एक तौर पर कहा जाए तो। और ये बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस समय, इस साल, तो इसको लेकर के बीजेपी इस तरीके के मौके की तलाश में रहते हैं। जी हाँ, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों को बिहार में सुनियोजित तरीके से बिहार में लाया जाता है और इस तरीके के भाषण बुलवाया जाता है जिससे उनको बीजेपी को इससे फायदा मिल सके, वोट मिल सके। ये सारा का सारा वोट का खेल है और कुछ नहीं।
दोस्तों, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह बिहार में एनडीए सरकार महिला सम्मान योजना शुरू कर सकती है। जब सूत्रों के अनुसार योजना की राशि और इसके लिए जरूरी मापदंडों को लेकर के विचार चल रहा है। जुलाई में इस योजना की घोषणा की जा सकती है। बिहार सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले महिलाओं के बैंक खाते में राशि पहुंचने लगे। आपको बता दूं कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी राज्यों में इस योजना से बीजेपी को अच्छा फायदा मिला है। जब महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने में बीजेपी की महिला सम्मान योजना गेम चेंजर साबित हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने महिला से वादा किया था कि महिला सम्मान योजना के तहत उन्हें हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, जिसके चलते दिल्ली की जनता का साथ बीजेपी को मिला। राजधानी में बीजेपी का 27 वर्षों का वनवास खत्म हुआ। इसी तरह महिला सम्मान योजना की मदद से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी चुनाव जीतने में मदद मिली है। जब महिलाओं को हर महीने पैसे देने की योजना की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत की थी। ये योजना हिट साबित हुई। वहीं पर दिसंबर 2023 में हुए चुनाव में जब मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी तो फिर इस योजना की राशि को बढ़ा करके 1250 रुपये प्रति महीने कर दिया। मध्य प्रदेश में इस योजना के सफल होने के बाद कई राज्यों में ऐसी योजना शुरू की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को मॉरिशस पहुंचने पर पारंपरिक भोजपुरी गीत गवई से स्वागत किया गया। बिहार के इस पारंपरिक स्वागत संगीत को यूनेस्को का दर्जा मिला है। जब मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मॉरिशस पहुंच गया हूं, मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनाचार्य राम गुलाब का आभारी हूं, जिन्होंने हवाई अड्डे पर मेरा विशेष स्वागत किया। ये यात्रा एक मूल्यवान मित्र से मिलने और फिर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक शानदार अवसर है। गीत गवाई को पारंपरिक तरीके से गाया, जिसमें राजा के शोभेला गाया। महिलाओं के इस गीत से प्रधानमंत्री मोदी भी झूमते हुए दिखे। चूंकि मॉरिशस में बिहार मूल से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, साथ ही भोजपुरी वहां की आधिकारिक भाषा के तौर पर है। ऐसे में बिहार से जुड़े हुए इस भाषा के गीत से पीएम मोदी ने स्वागत किया है। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बिहारी पारंपरिक गीत गवई से किया गया। दोस्तों, बिहार के आरा में तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ की लूट कांड पर सियासत जोरों पर है। मंगलवार को बिहार विधान परिषद में भी ये मसला उठा गया, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट करके बिहार सरकार और फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सरकार से कोई भी उम्मीद करना खुद को धोखे में रखना है जैसा है। व्यापारियों को अपनी और फिर अपने कारोबार की सुरक्षा खुद से करना चाहिए। जब उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बिहार में गुंडे सरकार चला रहे हैं। जहाँ सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तेजस्वी यादव ने लूट का वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के सौजन्य से देखिए कैसे किस तरह से बिहार लूटा जा रहा है, बिहार वासी लूटा जा रहा है और नीतीश कुमार जी अपना मौन बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार अब पस्त हो चुके हैं, उनसे अब बिहार नहीं चलने वाला है, ये कहना है तेजस्वी यादव का।